This conference will now be recorded. सब्सक्रिप्शन में अकाउंट में हमने क्वेश्चन के अंदर इसका ब्रॉड ऑन गिवन था, सॉरी 180,000 इसका कैड ऑन गिवन था, 2,50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव के नाम से गिवन थी। इस 1,40,000 के अंदर एक ट्रिक था, वो हमने आइडेंटिफाई किया कि 50,000 की तो इंफॉर्मेशन उसने दे दी थी, कि ये वैल्यू जो है ये पिछले साल की सब्सक्रिप्शन है और ये वैल्यू भी पिछले साल की सब्सक्रिप्शन है, जो स्टिल रिसीवेबल है तो हमने उसको रिसीवेबल में ही लिखा। और 90,000 इस साल रिसीव हो गई थी, तो पिछले साल जो या साल के शुरू में जो रिसीवेबल थी वो टोटल 1,40,000 थी। पूरे सवाल के अंदर सबसे बड़ा ट्रिक यही था। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, हेडिंग देते हैं एबीसी एसोसिएशन क्लब है। जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते जाते हैं। एबीसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ, आजकल क्वेश्चन के अंदर आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, उसके साथ ही वर्किंग में बना के लिख देंगे। फॉर द ईयर एंडेड जो भी आगे डेट होगी वो लिख देंगे। हाँ जी जनाब, क्वेश्चन है कि आप लोगों के पास जो इनकम सब्सक्रिप्शन के नाम से आ गई है वो तो हम लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन के अंदर इनकम बताई हुई है सब्सक्रिप्शन वर्किंग नंबर 1 से फाइंड कर ली। अभी जो आपके लेजर में आपने फाइंड की है वो 290,000। उसके बाद कुछ इनकम स्ट्रेट गिवन है। एंट्रेंस फी 80,000 गिवन है, बट नीचे लिखा हुआ है एंट्रेंस फी का 25% कैपिटलाइज करना है। तो फिर इधर कितना लिखेंगे? 75% उसका। तो क्या करेंगे? एंट्रेंस फी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 75%। कितना आ गया 80,000 का 75%? 60,000। उसके बाद हमारे पास टूर्नामेंट का उसने खुद ही कहा है अलग से एक वर्किंग करके लेजर बना। लेजर मतलब अलग से उसका टूर्नामेंट का अकाउंट बना लें, अलग से उसकी वैल्यूज लेकर आए। तो आप जनाब जहां जहां टूर्नामेंट लिखा हुआ है उसको ले आए। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, उसके बाद टूर्नामेंट की फीस रिसीव की है, टूर्नामेंट के प्राइज दिए हैं, और डोनेशन का भी कुछ हिस्सा उसने कहा है टूर्नामेंट की फी में लिख लेना। क्वेश्चन में यहां पर नीचे एडजस्टमेंट में जाएं, डोनेशन ऑफ ₹170,000 इंक्लूड 40,000 रिसीव्ड ऑन द टूर्नामेंट अकाउंट। इसका मतलब है बाकी डोनेशन हम इनकम में लिख देते हैं। आप इसको वहां भी लिख सकते हो जनरल फंड में भी, और यहां पर भी लिख सकते हो क्योंकि साइलेंट है। तो 1,10,000 में से 40,000 माइनस कर दिया, 70,000 यहां पर लिख लेते हैं। टूर्नामेंट का लेजर बना लेते हैं, सॉरी अकाउंट बना लेते हैं। टूर्नामेंट वर्किंग नंबर 2,
जी टूर्नामेंट फी रिसीव कितनी की है? टूर्नामेंट की फी कितनी रिसीव की है? 25,000। डोनेशन से कितने पैसे आए हैं? 40,000। ये तो आ गई इनकम। अब टूर्नामेंट के ऊपर खर्चे कितने हुए हैं? एक टूर्नामेंट एक्सपेंस डायरेक्ट गिवन है। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है? टूर्नामेंट एक्सपेंस 14,000 नहीं, स्टेटमेंट में लिख रहे हैं 14,000 प्लस 12,000। सवाल पढ़कर नमाज पढ़ने से पहले सवाल को पढ़ के गए थे, याद है या नहीं? 12,000 टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस का अभी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब अभी तक वो पे नहीं किए, तो वो एक्सपेंस में तो लिखेंगे, वो भी जो पे कर दिए हैं वो भी, और जो अभी पे नहीं किए वो लायबिलिटी में भी लिखेंगे और एक्सपेंस में भी लिखेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 26,000। फिर उसके बाद प्राइज दिए हैं टूर्नामेंट के अंदर। प्राइस कितने हैं? 7,000। और क्या चीज है? और कोई एक्सपेंस इससे रिलेटेड है तो बता दे। कोई टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो बता दें। प्राइस तो लिख लिया, खत्म होगी बात। चलें जनाब, बताएं फिर इसका प्रॉफिट कितना? टूर्नामेंट करवाने के ऊपर ना आपको 32,000 की बचत हुई है। मतलब 25,000 आपने फीस ले ली एंट्री, 40,000 आपको डोनेशन मिल गई, जिस पे खर्चा आपका 26,000 एक हुआ, 7,000 एक हुआ, टोटल 32,000 आपको इनकम आ गई। और वो आप लोग अपने इनकम में लिख दोगे 32,000। उसने कहा है कि आपने, वैसे अगर ये ना बताता ना, और टूर्नामेंट से जो पैसे आ रहे थे इनकम में लिख देते, जो खर्च कर रहे थे एक्सपेंडिचर में लिख देते, लेकिन उसने कहा टूर्नामेंट का अलग से सेपरेट मुझे लेजर बना के दिखा, इसलिए हमने ये सेपरेट उसकी वर्किंग। जी नहीं, तो क्वेश्चन उसने सेपरेट कहा है तो हमने वर्किंग भी क्वेश्चन का हिस्सा ही होती है। आपको पता है जब हम स्टेट रेशियो एनालिसिस के सवाल करते हैं, वो तो छोटा सा वो एक वर्किंग वाला पोर्शन यानी सॉल्यूशन वाला पोर्शन, तो बाकी सारा कोई वर्किंग में हो रहा होता है। वर्किंग इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। बस ये होता है कि सॉल्यूशन में जो रिक्वायरमेंट है वो लिखने के बाद उसको फाइंड करने के लिए जो कुछ करना है वर्किंग में करते हैं। हाँ जी जनाब, नेक्स्ट और कोई इनकम है तो बता दें। क्वेश्चन के अंदर और किसी टाइप की इनकम नजर नहीं आई, इसका टोटल कर दो। 452,000। क्या सारी चीज डोनेशन भी आ गई है, टूर्नामेंट की इनकम में आ गई है, एंट्रेंस फीस भी आ गई है, सब्सक्रिप्शन भी आ गया। डन की बात। उसके बाद एक्सपेंडिचर पे चलते हैं। हाँ जी, जो जो एक्सपेंस लिखे जा चुके हैं टूर्नामेंट के वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एक्सपेंस ले आते हैं यहाँ पर। अप कीप ऑफ प्ले ग्राउंड 30,000। सर ये आपकी क्या मतलब है, ग्राउंड की देखभाल? हाँ जी 30,000। सॉरी 30,000। उसके बाद रेंट पे किया, रेंट कितना पे किया? 80,000। 12,000 है, 80,000 तो वो और है। रेंट के बाद सैलरीज एंड वेजेस 32,000।
उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, $9,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट ऑन 1 जुलाई। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना था? रिफ्रेशमेंट वाला ना उसने सेल नहीं कर रहा, वो रिफ्रेशमेंट का सामान फ्री में इस्तेमाल करवा रहा, तो हम उसकी जो कॉस्ट आएगी ना उसी को एक्सपेंस में लिख देंगे। वो सेल नहीं कर रहा बल्कि मेंबर्स आकर यूज कर, सेल करेगा तो अकाउंट बनाएंगे, वो सेल नहीं कर रहा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी इसमें से, वो एक्सपेंस में लिख देंगे। हाँ जी जनाब, स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट। अब जरा सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं, क्या कोई इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है तो ठीक है, वरना इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन ले लेंगे। यानी पूरे सवाल के अंदर मेरे ख्याल में इक्विपमेंट के खरीदने की बात, लेकिन एंड पे डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है 15%। तो आप ऐसा करो, इसका 15% लेकर डेप्रिसिएशन भी लिखते जाते हैं। 90,000 का 15%, 13,500। ओके होगी बात। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस लिखे जा चुके हैं, दोबारा नहीं लिखने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगर इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होता तो लेजर बना लेते, वरना डायरेक्ट। कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? 30,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद जर्नल एक्सपेंस 60,000। उसके बाद टूर्नामेंट रिसीव खत्म क्योंकि हो चुका है, डोनेशन रिसीव हो चुकी है। जो रिफ्रेशमेंट का स्टॉक है ना, ये स्टॉक की बात हो रही है, इसका मतलब इसका लेजर बनेगा। तो स्टॉक का मतलब ही यही है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, ये ओपनिंग स्टॉक है। एक बार याद रखें, ऐसी चीज जो सेल ना हो लेकिन उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, इसका मतलब वो कंज्यूमेबल है। तो हम इसका अकाउंट बना लेंगे, जितना इस्तेमाल हो गया वो एक्सपेंस में लिख देंगे, और जितना क्लोजिंग में बचा पड़ा है वो जाकर करंट एसेट में लिख देंगे। तो इसका लेजर बनाएंगे, इसको फिर अभी रहने देते हैं। स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट बस याद रखो 5400 है। परचेज ऑफ कैंटीन स्टोर्स एंड रिफ्रेशमेंट, ये उसी स्टॉक की बात हो रही है, इसका लेजर बन जाएगा। बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं। बस एक दफा चीजें जो खत्म होने वाली हैं वो लिख लें। खत्म होगी क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस, वो उससे उधर चला जाएगा लायबिलिटी के अंदर। चले जनाब, बना लो जरा स्टॉक का लेजर, बना लो रिफ्रेशमेंट स्टॉक का लेजर। ब्रॉड ऑन 5400, परचेज कितना किया है, रिफ्रेशमेंट परचेज कितना किया, 84,600, 84,600। अब जरा गौर फरमाइएगा, क्लोजिंग स्टॉक रिफ्रेशमेंट का ये पड़ा हुआ है, क्या इसी अमाउंट से लिखेंगे या लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी से लिखेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, कभी भी याद रखें स्टॉक की अगर वैल्यू खराब हो जाए और उसकी वैल्यू उसके अपने स्टॉक से कॉस्ट से भी कम हो जाए तो आपने किस पे लिखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। तो एनआरवी वही होती है जो उसकी वैल्यू फ्यूचर में कम हो जाए, फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो स्टॉक की यहां पर हम वर्किंग कर लेते हैं थोड़ी सी। 20,000 का स्टॉक तो अपनी कॉस्ट पे पड़ा है, यहां पर ये लिखा हुआ है ना कि 20,000 का स्टॉक अपनी कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। 5,000 वाला स्टॉक कितने का पड़ा है अब? 2750। और जो दूसरा था 3,000 का था, लेकिन उसने कहा है कि इसका भी 80% है। तो ये है अब आपका क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ गया? 20,000 जमा 2750 जमा 2400, 3,000 का 80%।
तो कैरी डाउन हमारे पास आ गया 25,100। क्लोज करेंगे, जो कंज्यूम हो गया वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, सिंपल कंज्यूमेबल स्टोर के नाम से, कंज्यूमेबल स्टॉक के नाम से इतना इस्तेमाल हो गया। हाँ, अगर ये सेल करते तो ये क्या चीज आती, कॉस्ट ऑफ सेल, और सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके तब नेट इनकम में लिखते। लेकिन ये सेल नहीं किया, सिर्फ फ्री में दे रहे हैं, तो जितना इस्तेमाल हुआ उतना एक्सपेंस। कितना, 64,850, यही आ रहा है। तो कंज्यूमेबल हमारा हो गया, कंज्यूमेबल स्टॉक 64,840। लो जी, कंज्यूमेबल रिफ्रेश कंज्यूम हो गया ना। हाँ जी, कितना आ गया एक्सपेंस का टोटल करें जरा। एक्सपेंस 251, चेक कर लेना एक दफा। हाँ जी, सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है। जी, सरप्लस कितना आ रहा है, 200,650, ये आपका आंसर है। जब तक आप लोग इसको अपने हाथ से करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, इसमें परेशानियों की समझ लगेगी क्या परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको, वैसे इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो वो जो अमेंडमेंट्स है वो मैं आपको बाद में सेंड करता हूं। अभी मैं जो पुरानी असाइनमेंट है वो आपको सेंड कर दूंगा, और ताकि जो सवाल आप करना शुरू कर दो कि जो पिछले पास पेपर है, जो अमेंडमेंट्स का थ्योरी होगी वो भी मैं आपको कल सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोबारा करेगा। करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा लेंथी है, ये फिर कल करेंगे साथ ही। ठीक है, और कल से इंशाल्लाह फिर दोबारा से वही पेपर वाला काम शुरू कर देंगे। तो जो मैंने आपको सेंड किए थे ना स्प्रिंग के 3 सवाल, वो आपने करने हैं, और कल उसी पेपर का सवाल एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी है, वो मैं कल आपको खुद करूंगा। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।